मिलिए हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से। हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में रियल हीरोज, जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन शुक्रवार है और आज शुक्रवार के दिन हम लेकर हाजिर हो चुके हैं फिर आज का एक और रियल हीरो। इस बार के रियल हीरो कोई नवयुवक नहीं है, बल्कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं। जी हाँ, जीवन की दशा और दिशा को बखूबी देखा, समझा और जाना है, तो हम कह सकते हैं कि अनुभव उनका कच्चा नहीं होगा। तो ऐसे हीरो के साथ मिलना आपको भी सुखद लगेगा, क्योंकि अनुभवों की थाती लिए हुए हो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे आज के रियल हीरो हैं धर्मेंद्र कुमार, जो कि पेशे से होम्योपैथी चिकित्सक रहे हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से प्रकृति के प्रति भी समर्पित रहे हैं। पीपल नीम तुलसी अभियान के जनक के नाम से जाने जाते हैं और ये हैं पटना, बिहार से। इनसे हम बात करें उससे पहले ही हम आपको बताएं कि हमने आपको जानकारी दी थी कि आज के हमारे रियल हीरो एक ऐसे हीरो हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर बचा रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर से हमारा तात्पर्य है हमारे जो पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो किसी एक सिलेंडर से कहीं ज्यादा बड़े सिलेंडर हैं, और वो एक ऐसे सिलेंडर हैं जो दशकों तक या यूं कह लें सैकड़ों वर्षों तक हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी कई पीढ़ियों तक वो ऑक्सीजन हमें देंगे, और ऐसे सिलेंडर्स को संरक्षित करना कोई छोटी बात नहीं है। प्रकृति के प्रति प्रेम, समर्पण ही हम कई पीढ़ियों को दे सकते हैं उनके आदत में शुमार करके, और यही प्रयास धर्मेंद्र जी कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इनके क्षेत्र के या हमारे जैसे तमाम लोग इन्हें प्यार से धर्मेंद्र दादा भी कहते हैं। तो हम उसी प्यार के साथ स्वागत करेंगे। धर्मेंद्र दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रियल हीरोज में, और हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे बीच धर्मेंद्र दादा पटना से एक रियल हीरो के रूप में हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। धर्मेंद्र दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत हम कर रहे हैं और हमारे तमाम श्रोता साथियों के बीच में। और आज की इस कड़ी में ऑक्सीजन बचाने वाले जो दादाजी हैं, उस रूप में हमारे श्रोता आपको जान रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं से आप 2 शब्द जरूर कहें। रेडियो दर्शन के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार जी। और आज के परिवेश में जो प्राण वायु का जो धर्म है, उसके प्रति हम लोगों में संवेदनशीलता की कमी आई है, इसलिए प्राण पर ही ज्यादा हम लोगों को प्राण वायु के संबंध में समझना होगा, ताकि आने वाले भविष्य में प्राण वायु हमें सुरक्षित कैसे मिले। धर्मेंद्र दादा, आज कुछ सवाल हैं हमारे जहन में जो लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो हम यही जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से आप ये पर्यावरण के बीच में जुड़ करके संरक्षित कर रहे हैं पीपल, नीम और तुलसी को? ये मैं पिछले 1991 वर्ष से ही मैं इसकी शुरुआत किया था जी। और मैं जब होम्योपैथ में एडमिशन लिया था तो उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना था सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन जी। और उसी समय से जब मैं पेपर के माध्यम से, उस समय तो उतना नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के संक्रमण होते आए हैं, तो हमारे बिहार में भी जैसे इंफ्लाइटिस है, कभी स्वाइन फ्लू है, कभी इस तरह के हर एक प्रकार के कई तरह के जब संक्रमण आने लगे, तो हमारे दिमाग में आया कि जैसे आज के परिवेश में सोशल मेडिसिन की ज्यादा आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता कम है, और इसके लिए अब यह सोशल मेडिसिन में सबसे पहला जो प्राण वायु है, या फिर उसको ऑक्सीजन कर लीजिए, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हम प्राण वायु के माध्यम से छन जो विषाक्त जहर ले रहे हैं, वह हमारे शरीर में स्टोर होते जा रहा है, और हमारा शरीर का या तमाम जीव जंतुओं का जो प्रतिरक्षण की शक्ति है वह कमजोर हो रहा है, और किसी भी संक्रमण को हम
तुरंत उसके आक्रमण में आ जाते हैं, हम उससे बचाव नहीं कर पाते। इसलिए जब तक प्रत्यावर्तन की शक्ति को सही रखने के लिए प्राणवायु सबसे पहले मस्ट है कि हम प्राणवायु शुद्ध कैसे लें। इसलिए एक सवाल हमसे फेफड़ा भी बार बार पूछता है जी कि हमको शुद्ध प्राणवायु कब मिलेगा। हम बिसरेली पानी, स्वच्छ पानी पी रहे हैं, स्वच्छ कपड़ा पहन रहे हैं, स्वच्छ भोजन कर रहे हैं, लेकिन हम स्वच्छ वायु नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए फेफड़ा भी हमसे बार बार यह सवाल करता है कि हमें प्राणवायु स्वच्छ कब मिलेगा, ताकि हम वही प्राणवायु शरीर के हर एक अंग से किसी को भेज सकें। जी दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारी सांसों का बड़ा महत्व है और ये हमारी जो सांसें चलती हैं शुद्ध हवा से चलती हैं। और शुद्ध हवा आज हमें कितनी मिल रही है ये तो आज की जहरीली हवा के आंकड़े हमें बता ही सकते हैं और आप सभी समझते भी हैं। बड़े महानगरों से लोग भाग रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, लोग अपने फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं। फार्म हाउस डेवलप करने का मतलब यही है कि उन्हें शुद्धता चाहिए, उसकी तलाश में, और जिनके पास पैसा है वो शुद्धता फार्म हाउस के रूप में तलाशने के लिए खर्च भी कर ले रहे हैं। मड हाउस बनाए जा रहे हैं, मिट्टी के घर बनाए जा रहे हैं और लोग उसे एक रॉयल अंदाज में मिट्टी के घरों में जाके रह रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों में बना रहे हैं और खा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम फिर से पुरातन की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इस बार ये पुरातन की ओर लौटना थोड़ा महंगा है। अब पहले जैसा सस्ता नहीं दिखता है, क्योंकि हमने उसे इतना नष्ट कर दिया है कि अब उसे संजोना पड़ रहा है, उसे हमें खरीदना पड़ रहा है। और दादाजी चूंकि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं, पटना से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, बहुत करीब हैं। आपने जंगल बचाओ आंदोलन को भी बड़ी हवा दी और बड़ा प्रयास किया, तो आज हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है उन जंगलों की, कितना बच पाया है और कितना चला गया। अभी पिछले मध्य प्रदेश में एक बक्सवाहा जंगल था छतरपुर जिला में जी, जहाँ हीरा निकालने के लिए कई एकड़ में उसमें कई पेड़, लाखों पेड़ कट रहे थे हीरे निकालने के लिए, हीरे निकालने के लिए जी। और ऐसे भी आपका छत्तीसगढ़ में भी सहदेवा एक जगह है जहाँ कोयला निकालने के लिए पेड़ काटने की क्रिया चल रही है। सहदेवा में भी आंदोलन लोग किए हुए हैं, पिछले कई दिनों से लोग धरना पर बैठे हुए हैं जी। या फिर विकास के नाम पर, रोड बनाने के नाम पर आपका यहाँ देहरादून में भी पेड़ कट रहा है जी। और फिर आपकी दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ की विकास के नाम पर पेड़ काटा गया, जिसे वो आपका ये इंडिया गेट के पास भी अगल बगल में काटे गए हैं पेड़ जी जी। तो बक्सवाहा जंगल उस समय कटने का प्रक्रिया चला, तो ये समाचार पत्र में आया और ये मध्य प्रदेश में मार्च में ही वह समाचार पत्र में आया था जी जी। लेकिन वहाँ के लोगों में उस समाचार पत्र कर करके संवेदनशील नहीं हो पाए। लेकिन वह समाचार पत्र घूमते घूमते, ये आपका दैनिक भास्कर के 4 एडिशन में छपा था, दिल्ली, पटना और पंजाब में जी। वह घूमते घूमते मेरे पास मई में आया जी। मई में जब उस समाचार को मैं पढ़ा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फिर लोगों में मैंने चर्चा किया और पहला मीटिंग पूरे देश के स्तर पर मैंने 9 मई को किया और लोगों को जागृति किया। और तब फिर पूरे देश के उस समय कोरोना काल भी था और ऑक्सीजन के महत्व भी कभी समाचार पत्र के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में अवेयरनेस था, इसलिए वह आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया और सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर अवेयरनेस आया, जागृति आई। तब फिर मध्य प्रदेश के लोगों को भी जागना शुरू किए और अभी उसमें लीगल का स्तर पर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके चलते वह जंगल अभी बचा हुआ है और आगे क्या होता है। बिल्कुल, फिर भी बहुत जरूरी है कि लोग अगर प्रयास करते हैं तो काफी हद तक, कम से कम इतने दिन बच गया जो कट चुका होता, तो ऐसे ही प्रयास करते रहने की जरूरत है। और जैसे अब आप जैसे लोग इसीलिए हीरो कहलाते हैं और हीरो हमारी जिंदगी के बनते हैं। दादाजी, ये तो जंगलों की बात हो गई, आपके अभियान का जो नाम है वो है पीपल नीम तुलसी अभियान। तो ये 3 वृक्ष जो है ये बड़े महत्वपूर्ण भी हैं हमारे जीवन के, तो संभवतः इसी वजह से होगा, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल आंदोलित ढंग से जो है पूरे देश में तो
चर्चा करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं? और क्योंकि आपका ये जो सफर है ये सिर्फ देश नहीं है, देश के बाहर भी आप दूसरे देशों तक भी पहुंचते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? क्या बताते हैं इन पेड़ों के बारे में, कैसे जागृत करते हैं? सबसे पहले तो मैंने काम करते करते नई नई आइडिया डेवलप होता है जी। तो सबसे पहले पीपल को तो हम उनको ज्ञान से जोड़ते हैं, क्योंकि आपका गौतम सिद्धार्थ का लुम्नी में जन्म हुआ जी। और वह ज्ञान में भटकते भटकते आन के पीपल वन था गया में, जिसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। वहीं उनको उसी पीपल के नीचे उनके मन में एक, जिसे पीपल के नीचे ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा निकलती है, इसलिए मन में जो नकारात्मक भाव है वह सकारात्मक भाव में परिवर्तित होता है। तो गौतम जो है बुद्ध बने पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का ऐसे कई महत्व है। पीपल पर फिर पक्षियों का वास है, पक्षियों का भोजन है। पीपल से हम स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बीमारियां है उसके छाल से उसका उपयोग होता है। पत्ता उसका हृदय के समान है, इसलिए हार्ट पर उसका बहुत अच्छा काम होता है। उसके कई आयाम है। महिलाओं में पीपल का छाल, जो महिला से संबंधित रोग है, मासिक का या फिर जो महिला प्रजनन का है, उसमें भी पीपल कामयाब है। ऐसे कई रोगों में पीपल कामयाब है। और पीपल एक ज्ञान का वृक्ष है और विश्व के स्तर पर इसको बोधिसत्व पीपल भी कहा जाता है जी, जो बुद्ध का ज्ञान हुआ। इसलिए मैंने पीपल को चुना। हालांकि ये इन सारी कहानी जब पीपल को मैं पकड़ा तब मैं जाना, लेकिन पीपल इंतकाब से मैं अपने गांव में एक अभियान शुरू करने गया था, जबकि सोशल मेडिसिन पर। तो वहाँ मैं कुछ नौजवानों के बीच में एक जन जागृति लाई। उन लोगों ने हमको कहा कि अब पौधा आप ला दीजिए। हम उस समय स्टूडेंट थे, हम असमंजस में पड़ गए कि हम पौधा अभी कहाँ से लाएंगे, और घर में अगर मांगेंगे पौधा के लिए पैसा तो वो लोग भी कहेंगे कि से कहाँ अब तुमको पढ़ना है कि यही सब करना है। इस तरह से करते करते हम गांव उधर भी हो गए कि पौधा लाए तो कहाँ से लाए जी। फिर एक बैग काम करते या ध्यान आते आते पीपल जहाँ भी देखिएगा आपको दीवार में, कुइया में या जहाँ नली गली है उस जगह आपको जन्मा हुआ मिल जाएगा जी। तो हमको ध्यान गया और फिर मैं वहीं से पीपल को इकट्ठा किया और लोगों के, गांव के लोगों के बीच में कहा कि मैं तो पौधा ला दिया, गांव में पौधा है, इस पौधा को आप लोग लगाइए। तब से मेरे ध्यान में आया कि अगर हम पर्यावरण पर या कहीं भी वृक्षारोपण पर अगर चर्चा करेंगे तो उस इलाके में आधा घंटा के अंदर में हम आसानी से पीपल वृक्ष लाकर उपलब्ध करा सकते हैं। कहीं कहीं है कि आप कहिए तो लोग फिर कहेंगे कि आप पौधा दीजिए। तो पीपल कहीं भी आसानी से 1 घंटा में सैकड़ों पीपल का पौधा उपलब्ध दीवार पर मिल जाएगा, गली में, नली में मिल जाएगा। उसी समय से हमको आया कि पीपल का ही प्रचार करना चाहिए। इसी बीच में नीम से हम लोग बचपन से ही जुड़े हुए थे और नीम से मैं खुद अपना चर्म रोग ठीक किया था। पहले बच्चों का कलकल खुजली हो जाता था, हाथ उथ में, गर्दन में पूरा हो जाता था। तो वह हम अपने खुद, जब मैट्रिक में मैं पढ़ता था तो मैं नीम का भी उपयोग करके अपने शरीर में जो हुआ था कलकल खुजली उसको कहा जाता था, उसको मैंने ठीक किया। फिर मैं नीम के बारे में भी अध्ययन किया तो लगा कि पीपल नीम अभियान को आगे बढ़ाया जाए। इसी और नीम का भी पेड़ पौधा जो है नीम के पेड़ के नीचे आपको मिल जाता है आसानी से, कहीं भी मार्च तक, जितना मात्रा में खोजिए उतना मात्रा में। फिर इसी बीच में यह अभियान चलते चलते कुछ लोगों ने कहा कि इसमें तुलसी को ही जोड़ लीजिए। तो हम लोग बचपन में भी दादी नानी का जो नुस्खा था, घी में जब भी सर्दी होता था तो उसका मौजर और तुलसी का पत्ता घी में पका के 1 चम्मच दिया जाता था, या फिर तुलसी का पानी दिया जाता, जिससे खांसी या और जो बीज संक्रमण बीमारी जो जगह में होता था उससे आदमी कम होता था जी। या फिर कहीं भी भूख लगता था तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले डाला जाता था। वह एक कीटाणुनाशक था जिसके चलते तुलसी का आदमी उपयोग करता था। उसी समय से फिर 1991 से मैं पीपल नीम तुलसी अभियान अपना शुरुआत किया, अपने गांव से शुरुआत किया। मेरा गांव, ऐसे मेरा पैतृक गांव अरवल जिला में हामिनपुर तेरा में पड़ता है, जो कि एक कर्फ्यू ब्लॉक के अंदर आता है। इस तरह से, लेकिन मेरा निवास स्थान पटना में है। उस तरह से करते करते फिर राज्य स्तर पर किया, फिर बगल के झारखंड में किया, लखनऊ में किया, उत्तर प्रदेश में
हिमाचल में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में। और इसी अभियान को करते करते लोगों ने से डिमांड आया तो फिर बगल के जो देश है नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में लोग मिलते गए और कार्यक्रम को आगे मैं बढ़ाते गया और कारवां बढ़ता गया। और इस मरमर को मैंने समझाया। उसी बीच में मैंने एक पीपल कथा लिख दिया जी। तो पीपल का क्या पूरा उद्देश्य है, पीपल क्यों जरूरी है, पीपल से हमको क्या लाभ लगाने से है। तो फिर मैंने एक पीपल कथा भी लिखा और मैं उस पीपल कथा के माध्यम से कहता हूँ कि साक्षात पीपल पेड़ वृक्ष रख करके उस कथा को कहिए और कहीं न कहीं उस पीपल को स्थापित करिए। फिर नया नया आइडिया आते गया पीपल के प्रति, नीम के प्रति, तुलसी के प्रति। तो इस अभियान को मैं अभी पूरे बिहार स्तर पर मैं और राज्य देश के स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी जी। फिर जिसे आपने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में कहा, लेकिन मैं इसको ऑक्सीजन कहता हूँ कि पीपल लगाइए, ऑक्सीजन बैंक क्या स्थापित है। बिल्कुल दादाजी, चूंकि हमको धन के लिए बैंक में जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के लिए जब तक बैंक रहेगा तब तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा। जी। या आपने इसको सिलेंडर से परिभाषित किया है कि सिलेंडर जब तक नहीं रह पाएगा, रिफिल नहीं हो पाएगा, शुद्ध वायु नहीं पी पाएगा। और तमाम ज्ञानी लोग जान रहे हैं कि हम छन छन जो प्राणवायु ले रहे हैं अशुद्ध ले रहे हैं, विषाक्त ले रहे हैं। जी दादाजी, पीपल की चूंकि लगातार बात हो रही है और आप पीपल के प्रति बड़े समर्पित हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये काम आपने विस्तृत रूप से फैलाया है, ये जागृति फैलाई भी है। पीपल के बारे में जहां तक मैं समझती हूँ तमाम मिथक भी जुड़े हुए हैं और मैं अपने बचपन में जाऊं या हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये याद होगा कि हम जब गांव में गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो अक्सर दोपहर में हम लोग खेलने निकल जाते थे कि सब लोग सो रहे हैं, हम बच्चे सोते तो थे नहीं, घूमने गए होते थे गांव। तो दोपहर में निकले तो जो पीपल के किनारे किनारे जो घेरदार बना होता है बैठका, तो उस पे जाके बैठ के खेलते थे। तो रोका जाता था कि वहां पीपल के नीचे दोपहरिया में मत जाओ क्योंकि पीपल पर भूत रहता है, पीपल पर जो है प्रेत आत्मा रहती है, चुड़ैल रहते हैं, बरम बाबा रहते हैं। इस तरह की तमाम मिथक से जो है समझती हूँ रोका जाता है। ये मिथक में मुझे इसलिए आज लगता है क्योंकि जहाँ पर एक तरफ इसे बोधि वृक्ष कहा गया, जहाँ पे बुद्ध जी ने तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति की, तो जाहिर सी बात है उन्होंने दिन और रात तपस्या में लीन रहे होंगे तब ये ज्ञान प्राप्त किया। तो अगर दिन और रात में किसी भी पल में भूत, तो ये भूत की कहानी क्या है? भूत की कहानी अंदर कहाँ से शुरुआत हुई है भूत शब्द और अंधविश्वास पे फैलाया गया है, वह एक रिसर्च का विषय है जी, समझे ना। उस तरह की कोई बातें नहीं है। पीपल के नीचे आज भी लोग गांव स्तर पर बैठे रहते हैं। कहीं भी पीपल अगर होगा तो गर्मी के दिन में गांव स्तर पर जहाँ भी पीपल होगा वहाँ 10 आदमी का जमावड़ा गर्मी में लगा रहे जी। और खास करके पुराना जो गाय भैंस जो हमारे यहाँ बैलें होती थी वो भी पीपल के नजदीक में ही गांव के स्तर पर बांधा जाता था जी। तो भूत अगर रहता, अगर इसमें सही में अगर भूत रहता तो आदमी नहीं जानवर को भी पकड़ता जी। उसमें भी जीव है। भूत किसी को देखता थोड़े, अगर उसको पकड़ना ही होता है या भूत का जो है, तो इस तरह का ये अंधविश्वास न जाने कहाँ से ये फैलाया गया है। अगर भूत रहता तो फिर बुद्ध को भी पटकता, उनको भी धरता, लेकिन उनको तो वहाँ ज्ञान मिला। ये मिथ्या कहाँ से उड़ाई गई है कि पीपल के नीचे भूत रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। पीपल पर फिर कितना पक्षियों का घोंसला रहता है, भूत उनको भी पकड़ता जी। पशु पक्षी आज भी ज्यादा मात्रा में जो पक्षियों का घोंसला बनता है जी, उसी पीपल के वृक्ष पर बनता है और बरगद के वृक्ष पर बनता है जी। चलिए दादाजी, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। तो अभी महत्वपूर्ण सवाल जो है आखिरी समय में हम कर लेते हैं, वो है कि आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो दुनिया और समाज के लिए और जंगल बचाने के लिए इतना समय बर्बाद करे। हर आदमी 4 पैसे की बात सोचता है। तो अगर हम कुछ ऐसा विकल्प सोचें कि हमारी आमदनी भी हो, हम पेड़ों की सेवा भी कर सकें, संरक्षित भी कर सकें, तो चूंकि आप पेशे से एक डॉक्टर भी रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक विज्ञान को भी समझा है आपने बड़े करीब से, दवाइयों के, और होम्योपैथिक दवाइयां भी कहीं ना कहीं वनस्पतियों पर ही आधारित हैं
और वनस्पतियों से आपका बड़ा अटैचमेंट है। तो आज कैसे ये विकल्प हो सकते हैं कि हम एक तरफ लोगों को जागृत भी करें और उससे उद्यम भी हो वनों से, ताकि लोगों का रुझान, जब अपना लाभ दिखाई पड़ता है तो हमारा लगाव भी बना रहता है उससे। तो ऐसे कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं कि कुछ लोग रोजगार परक ढंग से जागृत भी करते रहें और रोजगार के विकल्प भी अपनाते हुए अपने आप को और तमाम लोगों को जो है इस तरफ प्रेरित कर पाएं? वन विभाग के द्वारा जी वृक्षों से कैसे लाभ लिया जा सकता है, इस पर भी एक कार्यक्रम चल रहा है। जैसे बीज कलेक्शन का, जैसे महुआ का हो गया, नीम का हो गया, करंज का हो गया, इस तरह से कई ऐसे वृक्ष है। जैसे करंज का तेल है, नीम का तेल है, महुआ का तेल है, और तो इन तीनों चीजों का तेल का बहुत उपयोग है। इसलिए हम इन लगा करके वन विभाग के द्वारा तमाम राज्यों में इसको रोजगार से वन उद्योग से जोड़ा गया है। और जैसे हम अभी मान लीजिए अभी पत्तल बन रहा है, अभी जो भी पत्तल आ रहे हैं खाने पीने का, कोई भी आयोजन होता है तो हम लोग उसको थर्मोकोल उपयोग कर रहे हैं या फिर प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं जी। तो अगर और पहले पूर्व में ग्रामीण स्तर पर लोग पत्तल पर भोजन किया करते थे जी। तो उस गांव में उस तरह का, जैसे महुआ का पत्तल हो गया, परास का पत्तल, अब कुछ लोग, या फिर दक्षिण में केले के पत्ते पर लोग भोजन करता है। लेकिन अपने बिहार, मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश में पत्तल पर भोजन का पहले बड़ा प्रचार प्रसार था, जो बीच में डूब गया। तो हम ग्रामीण स्तर पर अब नीम हर एक साल उत्पादित होता है लेकिन सड़ जाता है, उसके प्रति नहीं है। और नीम का तेल का भी मार्केटिंग है, नीम की खल्ली का भी मार्केटिंग है, या फिर नीम पत्ता भी को भी हम अभी चर्म रोग में या फिर चेहरे में लगाने के लिए या फिर घर पोछा लगाने के लिए हम उसको नीम के पत्ते का अपना एक सैनिटाइजर के रूप में बना करके हम उसको लोकल स्तर पर बेच सकते हैं। ऐसे कई फल रूप, जैसे आंवला हो गया आपका, क्षेत्रीय स्तर पर हर एक ऋतु में कोई न कोई फल है जी। और ग्रामीण स्तर पर फल का अभाव है जी। तमाम अभी चैत का महीना आ रहा है, हमको एक श्लोक में कहा गया है कि पूरे चैत जो अगर बेल खाएगा वो स्वस्थ रहेगा और सुख रहेगा। लेकिन हमको सीजन में 1 या 2 बेल खा के निश्चित चलो इस साल मैंने बेल खा लिया। ग्रामीण स्तर पर फलदार जो हर एक ऋतु में जो फल है उस वृक्षों की संख्या कम है, इसलिए हम फलदार वृक्ष लगा करके भी या फिर पत्तल बनाने वाला जो पेड़ है, जिसे पलास है इस तरह का, जिससे भी महुआ का भी बनता है और कई ऐसे वृक्ष है जिसका पत्तल से पत्ता भी बनता है। तो हमको ग्रामीण स्तर पर ही सारा चीज उपलब्ध हो जाएगा जी। और ये शरीर में जो भी है, अब जिसे तमाम चिकित्सा पद्धति में पहले जो है ना जी। हम लोग जैसे मोरिंगा है, अभी मोरिंगा का पूरे विश्व स्तर पर प्रचार चल रहा है कि कुपोषण में, और यहाँ मोरिंगा मतलब सहजन की पत्तियां, हाँ सहजन का, और सहजन में आज भी आपके बंगाल और झारखंड जी पत्ते का उपयोग लोग भोजन के रूप में करते हैं और मार्केट में बिकता भी जी। लेकिन हम अपने यहाँ केवल उसका फल खाते हैं होली के बाद जो मार्च में जी। इस तरह से कई ऐसे हैं जिसको संचालित करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और समझ करके ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में फलों के माध्यम से हम उसको प्रिजर्व करके, अभी सेवे का जूस चल रहा है, अमरूद का भी चल रहा है कैंडी के रूप में, आंवला का भी कैंडी बन रहा है, आपका बेल का भी बन रहा है। इस सबको बना करके भोजन के रूप में हर एक ऋतु में कोई न कोई जो फल बनाया है शरीर की आवश्यकता के अनुसार और तंदुरुस्ती के हिसाब से हर एक ऋतु में फल है जिसका भी अभाव है और मार्केटिंग है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर फलदार वृक्ष भी लगने चाहिए, और चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी, पपीता से जैसे उसमें पपाया बनाया गया है आपका जी, अर्जुन है उससे अर्जुना रिष्ट बनाया गया है। आपके उत्तर प्रदेश का अशोका पेड़ है जिससे आपको अशोका रिष्ट बनाया गया है आयुर्वेद में। मेरे यहाँ भी बना है, पीपल से भी बना हुआ है, नीम से भी एजार्डिया इनका होम्योपैथिक में दवाई है जी। इस तरह से
बहुत सारे जो भी मेडिसिन है सब का सोर्स पेड़ पौधा ही। जी जो भी विटामिन है, जो विटामिन बाजार में जो हम कैप्सूल में ले रहे हैं जी, वो सब पेड़ पौधा की है। लेकिन मोरिंगा में सारा विटामिन मिनरल है, जो कि अभी वो कुपोषण में, जो ग्रामीण के स्तर पर महिलाओं में कुपोषण है, बच्चों में जो कुपोषण है, उसको दूर करने के लिए हम मोरिंगा को कैप्सूल के रूप में या फिर उसको टैबलेट के रूप में हम पाउडर के रूप में, काढ़े के रूप में, लघु के स्तर पर, गाँव के स्तर पर हम इसको अपना एक रोजगार का साधन बना सकते हैं। जी, तो दोस्तों ये सब जानकारियां महत्वपूर्ण है कि आप प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और लोगों को स्वस्थ रखने के साथ साथ रोजगार के विकल्प भी तलाश सकते हैं। तो जैसे कि दादाजी ने बताया कि मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पाउडर चूर्ण के रूप में, कैप्सूल के रूप में बना करके जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अगर आप उसका स्वयं भी प्रयोग करते हैं किसी भी तरीके से तो लाभप्रद है। कुपोषण के शिकार बच्चे और महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। अशोक की छाल जिसे उबाल के प्रयोग करने से महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याओं में लाभ मिलता है, वो लाभकारी है। और ऐसी तमाम चीजों का जब हम संरक्षित करेंगे बड़ी मात्रा में तो उसका हम उत्पादन कर सकेंगे। और उत्पादन के लिए आपको भी पता है तमाम ऐसे छोटे छोटे कोर्स हैं जो वन विभाग द्वारा संचालित होते हैं। खादी ग्रामोद्योग भी इस तरह के तमाम कोर्स संचालित करता है। फल संरक्षण वाली बात अगर है, खाद्य प्रसंस्करण जिसमें फलों से अचार, जैम, जेली, कैंडी और तमाम चीजें बनानी सिखाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं जो लाभप्रद हो सकते हैं। और ये जब हम प्रकृति के बीच में फलदार चीजों के बारे में जानेंगे, औषधीय वृक्षों के बारे में जानेंगे, उनसे रिश्ता जोड़ेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और हम आर्थिक रूप से भी अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। तो ये सब तमाम जानकारियां महत्वपूर्ण थी और ये सब जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे थे हमारे आज के रियल हीरो धर्मेंद्र जी पटना से। तो धर्मेंद्र दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आपके ये जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है वृक्षों के, हमारे देश के पीपल, नीम, तुलसी अभियान को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके गए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और तमाम देशों तक। तो ये हम चाहेंगे कि ऐसे ही वैश्विक स्तर पर पहुंचता रहे और हम सभी इस चीज के साक्षी हों और जितना हम लोगों से हो सके हम लोग भी प्रकृति से रिश्ता जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बहुत रेडियो दर्शन को भी बहुत बहुत आभार कि हमारे विचारों को रेडियो दर्शन के माध्यम से प्रसारित किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत आभार। जी, ये सिर्फ विचार नहीं है, ये प्रकृति का वो हमारे लिए उपहार है जो बस आपके माध्यम से हमारे श्रोता साथियों तक, लोगों तक पहुंचेगा। जी दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फरमाइशें की हुई हैं, उनको हम शामिल करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज।